Assalamu alaikum students. Today in this video we will talk about the mechanism of breathing. So first of all टॉपिक डिस्कस करने से पहले जो टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रीथिंग. ब्रीथिंग की डेफिनेशन हम पहले तो डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी उसको जो है वो जस्ट रिवाइज करेंगे. ब्रीथिंग हम कहते हैं कि ये एक फिजिकल मूवमेंट है जो कि बेसिकली एसोसिएट करती है गैसेस एक्सचेंज से, कि गैसेस हमारी बॉडी में इन कैसे हो रही हैं और हमारी बॉडी से आउट कैसे हो रही हैं. इसके बाद जो एक फिजिकल मूवमेंट शो होती है उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं. लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि हमारे लंग्स जो हैं वो फिजिकली मूव कर रहे हैं जब इंस्पायरेशन होती है और जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, यानी इनहेलेशन गैसेस का अंदर जाना और एक्सपायरेशन यानी गैसेस का आउट ऑफ द लंग मूव करना, उसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं. तो इन दोनों प्रोसेस के बाद हमारे लंग्स जो मूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग का नाम देते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस की, कि हमारी जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इसमें दो तरह की फेजेस इन्वॉल्व होती हैं. एक फेज है इनहेलेशन और जो दूसरी फेज है उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन. ठीक है, और यही दो फेजेस मिलकर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इसको प्रोसीड करती हैं. तो हम इन दोनों फेजेस को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और इनकी चेंजेस भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट फेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्पायरेशन और इनहेलेशन. इंस्पायरेशन और इनहेलेशन दोनों एक ही प्रोसेस का नाम है, बट ये है कि डिफरेंट इनके नेम्स दे दिए गए हैं. तो हम इनकी वन बाय वन जो है वो चेंजेस को डिस्कस करेंगे अब स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर. सबसे पहला चेंज ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, द रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड. इंस्पायरेशन में क्या होता है, फर्स्ट जो चेंज है वो क्या है कि हमारे रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमारे जो रिब्स हैं वो रेज्ड अप हो जाती हैं. रिब मसल्स की अगर हम बात करें तो रिब मसल्स कौन से मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमारे रिब्स में प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पर जो रिब्स हैं उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे रिब्स जो है वो आउटवर्ड जो है वो रेज्ड हो जाएंगी. Second is at the same time the dome shaped diaphragm contracts and is lowered. डायफ्राम की भी हमने बात की थी कि हमारे जो लंग्स हैं और जो ये रिब्स हैं इसके नीचे ये जो एक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर और शीट है, इसको हम डायफ्राम कहेंगे. और इसकी जो शेप है वो डोम लाइक होती है, लाइक गुम्बद नुमा. तो क्या होगा जब हम इनहेलेशन करेंगे, गैसेस को अंदर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, इस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा और जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो स्ट्रक्चर है ये लोअर हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. दीज मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स. अब इसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास अंदर ये तमाम चेंजेस हो गई हैं, रिब्स बाहर की तरफ चली गई, डायफ्राम नीचे की तरफ हो गया, तो हमारे अंदर ये जो चेस्ट एरिया है, थोरेसिक कैविटी का एरिया है, ये इंक्रीज हो जाएगा. और डेफिनेटली अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो हमारे लंग्स में जो एयर है उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि जगह ज्यादा हो गई. ठीक है, आपको पता है ना कि प्रेशर जो है, एयर प्रेशर है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्पेस. अगर स्पेस ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा और अगर प्रेशर ज्यादा है तो डेफिनेटली स्पेस जो है वो कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना. तो हमारे लंग्स में इनहेलेशन में प्रेशर रिड्यूस हो जाता है इन द लंग्स. एट द रिजल्ट द लंग एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम ऑल्सो डिक्रीजेज. तो लंग्स के एक्सपैंड होने से एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया. द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स. हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज. ठीक है, और हमारे लंग्स में प्रेशर कंपैरेटिवली डिक्रीज हो चुका है. तो ये डिफरेंस आ गया ना, आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी एयर में उसके प्रेशर में डिफरेंस आ गया. इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमारी जो आउटसाइड द बॉडी एयर है वो हमारी नेजल कैविटी के थ्रू हमारे लंग्स में मूव करेगी. ठीक है, और इसके मूव करने से ही हमारी आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो ये जो था ये सारा हमारा इनहेलेशन से रिलेट करता था और इसमें चेंजेस भी डिस्कस कर ली. अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे एक्सपायरेशन और इनहेलेशन. इनहेलेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी से एयर का बाहर मूव कर जाना, सांस का बाहर जाना. ठीक है, आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन इनहेलेशन. ठीक है, सॉरी एक्सहेलेशन. अब क्या होगा,
कि डेफिनेटली अगर गैसेस एक्सचेंज हो चुकी है ब्लड से तो हमारी अब जो लंग्स में एयर होगी वो इम्पेयर होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर उसको हम कहेंगे। तो इस दौरान में क्या होगा, अब उल्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इनहेलेशन से। द रिब मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पर जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और जो रिब मसल्स थे, अब वो क्या करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब रिलैक्स होंगे तो हमारे रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी वो बैकवर्ड मूव करेगी, हमारी जो रिब्स हैं डाउनवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स, इट गेट्स इट रेज्ड डोम शेप। अब हमारे पास जो डायफ्राम था यानी बीनीथ द लंग जो मस्कुलर शीट थी, ये वाली मस्कुलर शीट है, जब हमारे पास एक्सेल हो रही होगी गैस तो उस दौरान में ये जो शेप है इसकी ये दोबारा से अटेन हो जाएगी, डोम शेप जो इसका स्ट्रक्चर है। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स। अब डेफिनेटली नीचे से भी डायफ्राम का प्रेशर है और यहाँ से भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, और इसके डिक्रीज होने से लंग्स के अंदर जो गैस है, जो एयर है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पेस कम हो गई ना। स्पेस रिड्यूस हो जाने की वजह से अंदर एयर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस साइन भी इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो गया एयर का। और आउटसाइड द बॉडी ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि अब लंग्स में प्रेशर ज्यादा है और आउटसाइड द बॉडी प्रेशर कम हो गया है। अब प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए जो एयर है ये क्या करेगी, एयर मूव करेगी आउटसाइड द बॉडी, ताकि लंग्स में प्रेशर भी रिड्यूस हो जाए जैसे कि इन्वायरमेंट में है। तो डेफिनेटली लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये एयर जो है ये आउटसाइड द बॉडी मूव करेगी अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये डायग्राम है और इस डायग्राम में डिफरेंट चेंजेस जो हमने डिस्कस किए हैं वो जो स्टेप बाय स्टेप मेंशन की गई हैं। ये वाला जो पूरा ये डायग्राम है ये स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन को बता रहा है, और यहाँ पर जो है एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, एयर जो है मूव करेगी इन, रिब्स जो है वो राइज अप हो जाएंगी यानी अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगी, डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा। लेकिन अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो एयर बाहर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि हमारी जो रिब्स हैं और जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिब्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगी और बैकवर्ड मूव करेंगी। हमारा जो डायफ्राम है वो कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड। इसकी वजह से जो है वो हमारी लंग्स की स्पेस कम हो जाएगी। ये सब चेंजेस अभी डिस्कस में जो है वो कर ली, और इसके बाद डिफरेंस भी आपको समहाउ क्लियर हो गया होगा। इसी डिफरेंस को अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमने प्रिपेयर करना है। टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो अब हमने जो है वो इसका डिफरेंस देखना है। यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट्स बताए हुए हैं एज अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे ही हेडिंग्स के साथ और टेबुलर फॉर्म में जैसे आप चाहें वैसे लर्न कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसको टेबल की फॉर्म में ही लर्न कर लें। तो प्रॉपर्टीज़ या जो हेडिंग्स जो आप देखेंगे दोनों प्रोसेस में वो कौन कौन सी हैं। रिब मसल्स पहले हम देखेंगे कि इनहेलेशन में क्या होता है, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सहेलेशन में रिलैक्स हो जाते हैं। पोजीशन ऑफ रिब्स, इनहेलेशन में रिब्स जो है वो राइज अप होती हैं, फॉरवर्ड मूव करती हैं और अपवर्ड मूव करती हैं। एक्सहेलेशन में इससे जो है वो रिवर्स हो जाएगा, रिब्स बैकवर्ड मूव करेंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी और डाउनवर्ड भी मूव करेंगी। डायफ्राम इनहेलेशन में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और लोअर्ड हो जाएगा, और एक्सहेलेशन में चूंकि एयर बाहर जा रही होगी तो डायफ्राम मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, और जो हमारी ये जो डायफ्राम है इसका जो डोम लाइक शेप है वो दोबारा से अटेन हो जाएगी। एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी इनहेलेशन में इंक्रीज होता है और एक्सहेलेशन में डिक्रीज हो जाता है। एरिया ऑफ थोरेसिक कैविटी मीन हमारी जो चेस्ट कैविटी का इंटरनल एरिया है उसकी बात की जा रही है। प्रेशर विद इन द लंग्स जो है वो इनहेलेशन में डिक्रीज होता है और एक्सहेलेशन में इंक्रीज होता है। इसी की वजह से जो है वो एयर है वो बाहर की तरफ मूव करती है। स्टेट ऑफ लंग्स, इनहेलेशन में लंग्स एक्सपैंड करते हैं तभी एयर अंदर की तरफ रश इन होती है, और अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो एयर है वो आउटसाइड द बॉडी मूव करती है। मूवमेंट ऑफ एयर, डेफिनेटली इनहेलेशन में क्या होगा, एयर इनटू द लंग्स मूव करेगी फ्रॉम द एटमोसफेयर ताकि प्रेशर इक्वलाइज हो सके, और एक्सहेलेशन में एयर जो है वो एक्सपेल आउट की जाएगी फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस। ठीक, इस टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद जो छोटा सा टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक के में ही इस टॉपिक के लास्ट पे कुछ जो है वो कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से रिलेटेड बताया गया है। अब हम देखेंगे कि ये सब प्रोसेस होता तो है,
लेकिन इस प्रोसेस को कंट्रोल भी तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर करता ही होगा हमारी बॉडी में। तो अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर से रिलेटेड कि बॉडी में कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि हमारे रेस्पिरेशन को, जो हमारी ब्रीथिंग है इसका प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 times per minute in normal circumstances, यानी एट रेस्ट। जब रेस्ट पर नॉर्मल कंडीशन है उस वक्त जो ब्रीथिंग रेट है वो 16 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि हमारी ब्रेन में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन में यहाँ पर बैक साइड पर हमारे स्ट्रक्चर्स हैं पोन्स एंड मेडुला। इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर बना रहे हैं जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा, ये कब एक्टिव होता है? ये एक्टिव होता है उस वक्त जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, बॉडी में कहाँ? ब्लड में। तो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एक्टिवेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर। अब ये रेस्पिरेटरी सेंटर किस तरीके से एक्टिव होता है और हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करता है, ये चीज अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम एक जो है वो कंडीशन सपोज कर लेते हैं कि जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होगा ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। तो क्या होगा, जब हम हार्ड जॉब करते हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त डेफिनेटली हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं, हम मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो मस्कुलर सेल्स हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मसल्स एक्टिव हो गए, एक्टिवली काम कर रहे हैं, बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। सेलुलर रेस्पिरेशन को भी हम यहाँ देख लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या है कि जब हम फूड की ऑक्सीडेशन से यहाँ पर एनर्जी ले रहे होते हैं तो एनर्जी के साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही होती है। अगर मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और जब ये गैस ज़्यादा हो जाएगी हमारी ब्लड में, यही चीज़ एक्टिवेट करेगी हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को। तो दिस ग्रेटर देन द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिब मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द rate of breathing so that the excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body। ये होल प्रोसेस जो है इसको डायग्रामेटिकली अब हम देख लेते हैं। ये डायग्राम है जो कि मैंने आपको प्रीवियस अभी दिखाई है। इसमें क्या होगा, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करेंगे उस दौरान में मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमारा हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, हमारी हार्ट बीट। तो इस दौरान में क्या होता है, हमारा जो हार्ट है इसमें ये सबसे पहले इंडिकेशन देगा, सबसे ज़्यादा जो है वो पंपिंग आउट करेगा ब्लड को। जब हमारे ब्लड में या तो क्या होगा, डेफिनेटली अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन कम ही हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाना ही हमारा मैसेज सेंड करता है ब्रेन को ताकि ब्रेन तक मैसेज पहुँचे। ठीक है, और ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से ही फर्दर जो है वो ब्रेन मैसेज सेंड करता है हमारे रिब मसल्स को, हमारे जो है वो रिब्स और डायफ्राम मसल्स को, ताकि ये मसल्स एक्टिवली काम करें और इनके काम करने से हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो जल्दी से स्पीड अप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेशन क्या थी, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट पंप करेगा टूवर्ड द ब्रेन तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा और ब्रेन के स्टिमुलेट होने से ही हमारे रिब मसल्स और डायफ्राम मसल्स स्टिमुलेट होंगे, एक्टिव होंगे और जल्दी जल्दी काम परफॉर्म करेंगे, जिससे जो है वो हमारा ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हमारे पास जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट कब होता है, ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। उसके बाद बता रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीथिंग रेट
may increase up to the 30 to 40 times per. ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।